नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएसटीसी प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएसटीसी प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वह है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता को लेकर। बीएसटीसी प्रथम वर्ष में जो हमारी भाषा है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता को लेकर। और साथियों, इसी के साथ में हमारी जो इकाई है वह है द्वितीय हिंदी भाषा शिक्षण उद्देश्य और आकलन को लेकर। और साथियों, इसी द्वितीय इकाई के अंतर्गत आज का जो हमारा प्रकरण है वह प्रकरण है अभिव्यक्ति या कौशलात्मक उद्देश्यों को लेकर। साथियों, अभिव्यक्ति परक या कौशलात्मक उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? साथियों, ये कौशलात्मक उद्देश्य दो रूपों में हम होते हैं। एक तो लिखकर किसी बात को व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना, और दूसरा होता है मौखिक रूप से किसी बात को बोलकर या उच्चारित करके अभिव्यक्त करना। तो इन दोनों कौशलों का लिखित और मौखिक रूप में हम अपनी बात को किस प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो इस बात को लेकर हमने इस कौशल में कुछ बिंदुओं के माध्यम से इस पर समझने का, चर्चा करने का प्रयास किया है। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। तो साथियों, इस प्रकरण में हमने अभिव्यक्ति परक उद्देश्य और द्वितीय है, इनको हमने दो भागों में बांटा है, दो भागों में हमने विभाजित किया है। तो इसका जो पहला भाग मैंने किया है मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता, मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता को लेकर। और द्वितीय जो हमने इसका जो विभाजन किया है वो लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता है। मौखिक अभिव्यक्ति क्षमता हम या मौखिक अभिव्यक्ति क्षमता की कौशल को हम किस प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं, और द्वितीय नंबर पर हम लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता को हम किस प्रकार से बालकों में विकसित कर सकते हैं। तो आइए साथियों, हम पढ़ते हैं इसमें कौन कौन सी विधाओं का अध्ययन करके हम लोग बालकों में इन क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। तो साथियों, हम पहले बढ़ते हैं मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित करने वाली जो पाठ्य सामग्री हैं, विषय वस्तु से संबंधित कौन कौन सी सामग्री का इसका उपयोग करके हम मौखिक अभिव्यक्ति को की क्षमता का संवर्धन कर सकते हैं। तो साथियों, कथोपकथन, भाषण, वाद विवाद, चर्चा, पाठन। पाठन साथियों पद्य का होता है, पाठन मतलब कविता का। निर्देश और आदेश, कहानी, वार्तालाप आदि। साथियों, इसमें मौखिक अभिव्यक्ति का हम इस प्रकार से उनका संवर्धन कर सकते हैं, जैसे बालकों में कथोपकथन है, जो मतलब उनका कथोपकथन से मतलब यहाँ पर संवाद से है, मतलब एक हम अंग्रेजी में कहें तो एक डायलॉग। तो एक तो ये हो सकता है, एक कथोपकथन के अलावा संवाद दो व्यक्तियों के मध्य, जैसे चिकित्सक और रोगी के बीच में संवाद, अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य संवाद, एक जैसे यूँ मान सकते हैं कि एक जैसे कि विक्रेता, हम जाते हैं बाजार में, तो विक्रेता और ग्राहक के बीच में संवाद, हम तो इस तरह के अनेक संवादों को हम वहाँ पर बता सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम किसी कहानी के बारे में भी बता सकते हैं। साथ में हम कहानी के अतिरिक्त हम कविता का पाठन भी कर सकते हैं मौखिक रूप से, तो भी उनमें मौखिक कौशल का विकास बालकों में होगा। ठीक साथियों, उसी प्रकार से हम बालकों में एक आदेश और निर्देश, दोनों बातों के आधार पर भी हम उनमें मौखिक कौशलता का विकास कर सकते हैं। इसके साथ ही हम वार्तालाप, साधारण एक या यूँ कर सकते हैं कि अनौपचारिक, जो कि पाठ्य विषय या पाठ्यक्रम से इतर हम साधारण बोलचाल के द्वारा भी उन्हें मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कर सकते हैं। इसी प्रकार से साथियों, हम बालकों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कर सकते हैं, और साथ में हम लिखित अभिव्यक्ति का विकास किस प्रकार से करें। तो साथियों, लिखित अभिव्यक्ति के लिए हम कोई बालकों को पत्र लिखने के लिए निर्देशित कर सकते हैं। उसके अलावा प्रार्थना पत्र साथियों, चाहे वो माता पिता को हो, चाहे अपने मित्र को हो, चाहे अपने सगे संबंधियों या रिश्तेदारों को हो,
मतलब इसको हम कह सकते हैं एक व्यक्तिगत पत्र कह सकते हैं, एक फॉर्मल लेटर भी कह सकते हैं। एक होते हैं अनौपचारिक पत्र, जो एक हम इसको एक कार्यालयीय पत्र भी कह सकते हैं, एक प्रार्थना पत्र हम उन्हें लिखवा सकते हैं बालकों को। इसके अलावा हम बालकों को निबंध रचना की ओर भी हम उन्मुख कर सकते हैं कि बालकों को सरल शब्दावली के आधार पर, अपने विचारों के आधार पर निबंध को लिखने के लिए हम उन्हें निर्देशित करें। ठीक उसी प्रकार से साथियों, हमने आत्मकथा या अपनी स्वयं की, यदि थोड़े बालक उच्च स्तर के हैं, मान लीजिए कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या फिर उच्चतर कक्षाओं में पढ़ने वाले भाषा के बालक हैं, तो उन्हें हम आत्मकथा की ओर लिखने की ओर प्रेरित कर सकते हैं। क्योंकि प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर पर आत्मकथा जैसी विधा को लिखने की क्षमता शायद मैं नहीं समझता कि उस स्तर पर बालक में आत्मकथा लिख सके, ऐसी क्षमता विकसित हो सकती है। यहाँ तो भाषा का बालक एक व्यवहारिक रूप जानेगा, एक भाषा संसर्ग विधि के माध्यम से एक व्याकरणिक शब्दों और चिन्हों से परिचित होगा, तो वहाँ पर आत्मकथा तो नहीं लिख पाएगा। लेकिन उच्चतर कक्षाओं में इस विधि को हम क्रियान्वित करते हैं, तो वहाँ पर उच्च कक्षा की स्तर का बालक लिख सकता है अपनी आत्मकथा। स्वयं के बारे में ज़्यादा नहीं तो कुछ 2-3 पेजों में तो लिख सकता है, अपनी जन्म के समय का समय, अपने पारिवारिक स्थिति, अपनी शैक्षणिक स्थिति, अपना परवरिश की स्थिति, अपने सब अपना जो पर्सनल, जो उसका व्यक्तिगत जो मतलब विवरण है वो लिख सकता है। इसके अतिरिक्त लिखित में हम वो कोई कहानी लिख सकता है। 2 बातों, कोई चित्र दिखाकर कहा जाए कि इस पर तो कहानी लिख, तो बालक कहानी लिख सकता है। यदि उसे कुछ रूपरेखा आधारित बिंदुओं को दिया जाए कि इन बिंदुओं को आपको अनुसरण करते हुए इस पर कहानी लिखनी है, तो बालक उन पर कहानी लिख सकता है। यदि उच्च कक्षाओं का बालक है तो उसे कुछ विषय प्रदत्त किए जाए, तो उन पर वो अपनी प्रतिभा के अनुसार एवं भाषाई कौशलों पर अर्जित पूर्व ज्ञान के आधार पर या अपने ज्ञान के आधार पर वो कहानी लिख सकता है। अपनी कल्पनाओं के को और ज़्यादा मतलब कल्पनाओं को और ज़्यादा गंभीर रूप में लेते हुए कहानी का सुंदर संयोजन कर सकता है, पात्र विधान कर सकता है कहानी में। उसके अतिरिक्त कथोपकथन भी ले सकता है, जैसा कि कोई 2 ऐतिहासिक नाटक लिखने के लिए कहे बालक से कि ऐतिहासिक नाटक या ऐतिहासिक ऐसे जो चरित्र हैं हमारे इतिहास के, तो उन पर लिखे, या पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोली के बीच में कुछ नाटक लिखा जाए। या फिर हम यूँ कहें कि भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह की फांसी के बारे में जब मजिस्ट्रेट से बात की जाती है, या उनका 24 मार्च की बजाय 23 मार्च को फांसी दी जाती है, तो इस बारे में उनके किस प्रकार से उनके हम कथोपकथन लिख सकें, तो उसके बारे में भी बालक लिख सकता है यदि उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाला बालक है तो। उसके अतिरिक्त निर्देशन और आदेश लिख सकता है। निर्देशन और आदेश में दी गई बात को भी वो लिख सकता है। और संवाद साथियों, संवाद जो बोले जाते हैं, संवाद किसी नाटक में, किसी एकांकी में, किसी कहानी में या छोटी लघु नाटिका में, तो उन संवादों को भी लिख सकता है। तो साथियों, ये मतलब छोटी छोटी जो एक रचना शिक्षण की बात कही जाए, तो बालक अपने स्तर पर अध्यापक के आदेश निर्देश के अनुसार उन छोटी छोटी रचनाओं को लिख सकता है, और उसमें लिखित अभिव्यक्ति का विकास वहाँ पर बालक में हो सकता है। तो साथियों, इन हम विधाओं को अपनाकर बालक में लिखित अभिव्यक्ति का विकास कर सकते हैं। तो साथियों, अब लिखित और मौखिक दोनों अभिव्यक्तियों में हमने क्रियाकलापों को तो हमने कर लिया, लेकिन इन क्रियाकलापों में, इन गतिविधियों के आयोजन में बालकों में किस प्रकार के व्यवहारगत परिवर्तन हमें दृष्टिगत होंगे, तो उन दृष्टिगत परिवर्तनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो व्यवहारगत परिवर्तनों में से किस प्रकार से हमें दृष्टिगत होने वाले हैं, आइए साथियों हम उन पर चर्चा करते हैं। तो साथियों, सबसे पहला जो परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, वाचन के समय शुद्ध उच्चारण, उचित विराम चिन्हों, आरोह अवरोह एवं प्रवाह के साथ भाषा में सौंदर्य ला सकेगा। साथियों, इनके द्वारा बालक में क्या होगा कि बालक जब वाचन करेगा, चाहे वो आदर्श वाचन करे चाहे उच्चारण वाचन करेगा, हालांकि आदर्श वाचन तो अध्यापक करता है, लेकिन अनुकरण वाचन भी करता है, चाहे वो मौखिक रूप में करता है, मौन वाचन कर रहा है, या मतलब
थोड़ा तेज बोल के कर रहा है, तो उस वाचन के समय क्या करेगा, वो शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर सकेगा। वर्णों का यदि वर्ण आते हैं तो उनका उच्चारण सही कर पाएगा, स्पष्ट कर पाएगा। उसके साथ में उचित विराम चिन्हों का, जहाँ अल्प विराम आ रहा है वहाँ विराम, जहाँ पूर्ण विराम आ रहा है वहाँ विराम, जहाँ नासिक की व्यंजन आ रहा है उसको नासिक की तरह से बोलना, मतलब स्पष्ट उच्चारण से मतलब समस्त अवयवों का सही और सही रूप में उच्चारण करना। उसके साथ में आरोह अवरोह, जहाँ कभी काव्य पाठ कर रहा है, कहानी पढ़ रहा है, तो उसमें जो भाव भंगिमा दी हुई है, तो आरोह अवरोह वाणी का जो उतार चढ़ाव है उसके अनुकूल कर रहा है। और प्रवाह कर रहा, वाणी में एक प्रवाह है, कहीं वो अटक नहीं रहा है, कहीं वो मतलब किसी भी प्रकार से उसमें बाधा उत्पन्न नहीं हो रही, एक प्रवाहमय वाणी का उपयोग कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से भाषा में वो सौंदर्य ला सकेगा, अपनी भाषा शैली में वो इनका अभ्यास करते हुए भाषा में सौंदर्यता ला सकेगा। मतलब भाषा शैली का सौंदर्य कैसा होता है, भाषा में सौंदर्य जागृत कर सकेगा। अगला बिंदु साथियों यहाँ पर है व्याकरण की दृष्टि से उचित प्रयोग। साथियों, बालक व्याकरण की दृष्टि से उचित प्रयोग जैसे कि शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों आदि का मौखिक एवं लिखित प्रयोग कर सकेगा। साथियों, इन सबके प्रयोग के साथ में बालक में व्याकरण की दृष्टि से प्रयोग भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो व्याकरण की दृष्टि से वो उस मतलब जो गद्य का या पद्य का या रचना शिक्षण में लिख रहा है, तो उसमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्दों का उपयोग, मुहावरों का उपयोग, लोकोक्तियों का, सूक्तियों का और एवं उनके अर्थों का सही उपयोग कर सकेगा और उनका मौखिक उपयोग भी कर सकेगा, साथ में उनका लिखित उपयोग भी सही रूप में और तार्किक रूप में कर सकेगा। इसके अतिरिक्त अगला जो बिंदु हमारे सामने है वो बिंदु है प्रसंगानुकूल, मतलब प्रसंग के अनुकूल भावों विचारों की अभिव्यक्ति हेतु प्रसंग के अनुकूल अपने भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति अपने विचारों को संप्रेषित करना हेतु रचना के किसी विशिष्ट रूप का, इतनी रचनाओं में से किसी विशिष्ट रूप का चयन कर सकता है। भाई रचना शिक्षण की जो विभिन्न विधाएं हैं, तो उन विधाओं में किसी एक विधा का चयन करके उसमें एक क्रमबद्धता ला सकता है। तो इससे क्या होगा कि तो प्रसंग के अनुकूल भाषा का उपयोग कर सकेगा और एक अपनी जो रुचि के अनुसार, अपनी एक अभिरुचि के अनुसार किसी एक विधा का चयन करेगा, तो उसमें वो एक प्रभावमयता, एक यूँ कहे एक ओजस्विता उसमें ला पाएगा। साथ ही साथ एक जो अंतिम बिंदु है वह वांछित सामग्री को तार्किक ढंग से प्रस्तुत कर सकेगा। वह जो वांछित सामग्री वहाँ पर है उसको एक तर्क के माध्यम से, एक तार्किक ढंग से किसी के भी सामने प्रस्तुत कर सकेगा। अपने विचारों की अभिव्यक्ति एक प्रवाह के रूप में, और एक प्रमाणिक तर्कों के माध्यम से अपनी बात को अभिव्यक्त करने में सफल हो सकेगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।